नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे वनस्पति, जो कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 है। तो वनस्पति में क्या है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, उस आधार पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें है कि वनस्पति से आशय पौधों, वृक्ष, झाड़ी, घास, बेल एवं लताएं की जातियों के समुच्चय से है, जो एक निश्चित वातावरण में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है जो जंगली अवस्था में उगते एवं बढ़ते हैं। इसे अच्छा यानी कि वर्जिन वनस्पति कहते हैं, यानी कि इसमें जो मानव का हस्तक्षेप मतलब न्यूनतम होता है या नहीं के बराबर होता है। पादस्पात विज्ञानियों द्वारा भारतीय वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया? तो देशज, जो स्थानीय, और दूसरा विदेशज। आगे दिए कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति की प्रादेशिक विशेषताओं के बारे में प्रथम प्रमाणिक जानकारी किसने दी? तो हुकर एवं थॉम्पसन ने दी। सीबी क्लार्क द्वारा भारतीय क्षेत्र को कितने पादपी प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो 6 भाग में, जैसे हिमालय प्रदेश, शुष्क प्रदेश, मालाबार प्रदेश, कोरोमंडल प्रदेश, गंगा का मैदान, असम प्रदेश। डी चटर्जी 1939 द्वारा भारत के विभिन्न भागों में देशज पादप जातियों के आधार पर कितने पादपी प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो 8, जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, असम प्रदेश, गंगा मैदान, सिंधु मैदान, दक्कन प्रदेश, मालाबार प्रदेश एवं अंडमान निकोबार प्रदेश। प्रशासन की दृष्टि से ब्रिटिश काल में भारत के वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? तो 3 प्रकार से, जैसे सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। स्वतंत्रता के बाद देश में वनों को उनके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में, जैसे राजकीय वन हो गया, सामुदायिक वन, निजी वन। डटले स्टैम्प ने वर्षा के आधार पर भारत की वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 4 वर्गों में, जैसे वनस्पति का प्रकार दिया गया, औसत वार्षिक वर्षा दी गई, मंडल दिए गए हैं। तो वनस्पति में सदाहरित वन, यहाँ पर जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ का जो मंडल है आर्द्र होता है। उसके बाद मानसून वन, वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर उपाद्र होता है। शुष्क वन, वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर, मंडल शुष्क है। वनस्पति जो है मरुस्थली वन, वर्षा जो होती है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और जो इसका जो मंडल है यानी कि ये जो क्षेत्र है इसका अति शुष्क होता है। किन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वन के। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस प्रकार के वन की लकड़ियां कठोर और कम वाणिज्यिक महत्व की? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार की जो लकड़ी होती है। अर्ध सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार, सह्याद्री और मेघालय के पठार। आगे दिए है कि वनस्पति प्रकार दिए गए, औसत वार्षिक वर्षा दी गई, उसके प्रमुख वृक्ष दिए गए हैं। इसमें जो है पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है इसमें? 250 सेंटीमीटर से अधिक है। और उसके जो वृक्ष यहाँ जो पाए जाते हैं, आवनुस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस एवं बेर। और इसमें क्या है कि अंडमान निकोबार का 95% इन्हीं वनों से ढका है। इसके बाद है अर्ध सदाबहार वन या वनस्पति। यहाँ की जो वर्षा है ना 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ के जो वृक्ष हैं साइडर होते हैं, होलक होते हैं, कैल होते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वनस्पति, यहाँ की जो वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद यहाँ के जो वृक्ष हैं सागवान हैं, टीक हैं, साल हैं, शीशम है, चंदन, अर्जुन, सहतूत आदि हैं। इसके बाद जो वनस्पति है शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर तक है। यहाँ के जो वृक्ष हैं तेंदु हैं, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है। इसके बाद जो वनस्पति है शुष्क कटीली वनस्पति। यहाँ पर जो वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं नीम, खजूर, बबूल होते हैं। इसके बाद वनस्पति है सवाना वनस्पति। यहाँ जो वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ जो वृक्ष होते हैं छोटे वृक्ष एवं घास होते हैं। इसके बाद वनस्पति है मरुस्थली वनस्पति। यहाँ जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ जो वृक्ष है अकासिया है, नागफनी है।
स्थानांतरित कृषि के कारण कौन सा वन सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो अर्ध सदाबहार वन। वाणिज्यिक महत्व की लकड़ियां किस वन में अधिक प्राप्त होती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। कत्था बनाने हो तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर का। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन व साल किस वन के उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के हैं। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो भोजपत्र जो वृक्ष है हिमालय क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई जैसे 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस वृक्ष की बाहुल्यता है? देवदार की है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो ढाक या पलाश के नाम से। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में नहीं होता है। सागौन वनों का अधिकतम विस्तार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लीसा का उपयोग किया जाता है बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो है कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। सदाबहार वनों की विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें वृक्षों की बहुरूपता होती है, वन्य प्राणियों की अधिकता होती है, कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व होता है, घने वन होते हैं, दलदली भूमि अतः सीमित दोहन हो पाता है इसका, और महत्व जो है सीमित होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। आगे है कि सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सोलास वन जो होते हैं वो नीलगिरी, अन्नामलाई एवं पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। खेजड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? मरुस्थल का राजा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत वनों को मुख्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। इसमें जो है 3 वर्ग हैं, जैसे संरक्षित वन है, इसमें है कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक वन। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है राष्ट्रीय वन है, ये इनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद ग्राम वन है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति करने वाले वन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने हिस्से पर वन होना चाहिए? तो 1/3 क्षेत्र पर। पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी भाग में 20%। आगे है कि प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र, इसमें है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। 1890 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग 1916 कोलकाता में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति का निर्माण किया गया? 1894 ईस्वी में। संशोधित वन नीति 1988 किन बातों पर अधिक बल देती है? तो वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त किस वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? यूकेलिप्टस को। सामाजिक वानिकी जो केंद्र नियोजित कार्यक्रम है को वित्त एवं तकनीकी सहयोग कहाँ से प्राप्त होता है? क्रमशः विश्व बैंक से इसको जो है वित्त मिलता है, और तकनीकी सहयोग जो मिलता है कनाडा तथा स्वीडन से मिलता है। देश का पहला प्राइवेट बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया है? अन्नाईकुटी कोयटम्बूर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? सिराजबाग, डल झील, कश्मीर में। देश का प्रथम वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किए कहाँ? रानी चौड़ी, टिहरी, उत्तराखंड में। वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो 1950 से, तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी के समय से। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक।
काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1965 में देहरादून में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भारत का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें है कि प्राकृतिक वनस्पतिक संबंध में है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें है कि दिया गया है जो मानचित्र में संकेतक है कि बेलांचली व अनुवन। तो बेलांचली व अनुवन जहाँ पर जो है कि नदियों का मुहाना पाया जाता है, जहाँ पर डेल्टा बनाती नदियाँ, वहाँ पाया जाता है। जैसे यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में हो गया और आंध्र प्रदेश में हो गया। उसके बाद पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन ज़्यादातर जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इनकी संख्या जो है, जैसे यहाँ दक्कन का पठार हो गया, यहाँ मिलता है जिसे, और उस उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए भी जाते हैं यहाँ पर, से दक्कन का क्षेत्र हो गया और गंगा मैदान हो गया। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार जो है, जिसे पश्चिमी घाट में पाया जाता है और जो है कि उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा मानचित्र को। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिए गए कि औषधि पादप, एक तरफ दिए गए वनस्पति, एक तरफ उपयोग दिए गया है। जैसे अश्वगंधा तो रक्तचाप की निदान के लिए, अर्जुन जो है कान दर्द में, उच्च रक्तचाप में इसका उपयोग किया जाता है। जामुन का उपयोग जो है वायुसारी मूत्रवर्धक था मधुमेह के इलाज में। बबूल जो है आंखों के इलाज में। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक में। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में। कचनार फोड़ा अल्सर व दमा रोग में। इसके बाद दिए गए कि वन संरक्षण अधिनियम संशोधित 1988 के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पर्यावरण स्थिरता, जीव जंतुओं वनस्पतियों का संरक्षण और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके बाद है कि एबोनी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या है? तो कर्नाटक पाए जाते हैं, कोयटम्बूर, मालाबार, त्रावणकोर में पाए जाते हैं, तथा सजावटी नक्काशी तख्ते एवं संगीत वाद्यों को बनाने में इसका उपयोग होता है। रेजिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्षों से। टैनिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अर्जुन, वाइटल, चेस्टनट, कैसुएरिना, मैंग्रोव जैसे वृक्षों की छाल से क्या पाया जाता है? टैनिन। टैनिन का उपयोग क्या होता है? तो चमड़े के शुद्धिकरण हेतु। रोजवुड पश्चिमी घाट के ढालों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में उगता है। इसका उपयोग जो है फर्नीचर, वाहन, पहिए, वैगन और फर्श आदि बनाने में होता है। किसका उपयोग? रोजवुड का। श्वेत सनोवर, इसका जो है 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से झेलम तक एवं पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक। इसका उपयोग जो हल्की पेटियां, पैकिंग, दिया सिलाई, कागज की लुगदी, फर्श में तख्ताबंदी आदि में होता है। इसके बाद देवदार है, तो देवदार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गढ़वाल के पश्चिम में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर, भूरी, पीली, सुगंध युक्त तथा टिकाऊ है। इससे सुगंधित तेल निकाला जाता है। किससे? देवदार से। चीड़ तो हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। चाय की पेटियां, फर्नीचर, दिया सलाई उद्योग में प्रयुक्त होता है। इससे रेजिन एवं टर्पेंटाइन या बिरोजा प्राप्त होता है। बिलो तो बिलो जो है उत्तर पश्चिम हिमालय में पाया जाता था, क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त होता है। वालनट, वालनट जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं मेघालय में पाया जाता है। वाद्य यंत्र, कैबिनेट कार एवं नक्काशी में उपयोग होता है। नीला पाइन कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में पाया जाता है। इमारती प्रयोग, फर्नीचर एवं रेलों के स्लीपर बनाने में अधिक उपयोगी है। पतझड़ वनों की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या होती है कि अधिक व्यावसायिक लकड़ियां होती हैं, चारागाह एवं कच्चा माल मिलना, देश में सर्वाधिक महत्व वाले वन, वृक्ष कम लंबे एवं खुले वन, समान प्रकार के क्षेत्रीय वन, इनको बराबर पुनः स्थापित करना। किस प्रकार के वनों में पत्ते वास्तु सर्जन को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं? तो कांटेदार वन, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में। दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित राज्य कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश है। लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार, शंकोकार वन। चंदन वन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन में। शंकुधारी वन किस मिट्टी में पाए जाते हैं? तो पारजाल मिट्टी में। इबोनी था महोगनी वृक्ष किस वन प्रदेश से संबंधित है? तो अयनवर्ती सदाबहार वन। यानी कि जो है
ऊंचे मतलब जैसे जो पठारी या जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी मिलते हैं। हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 3500 से 4000 मीटर तक। विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे क्यों होते हैं? उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस वन प्रदेश पर लागू होता है? तो वृष्ट में उष्ण कटिबंध। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज कौन कौन है? तो सीडार हो गए, पाइन हो गए, साइन, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि। अल्पाइन प्रजाति सफेद फूलों से युक्त ब्रह्मकमल तथा कुथ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इत्रसाजी में। इसके बाद है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण। तो बीएसआई पर्यावरण, बीएसआई जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत देश में वनस्पति व पौधों संबंधी अध्ययन एवं वर्गीकरण करने वाला शीर्ष अनुसंधान संगठन है। कौन? बीएसआई। इसका फुल फॉर्म है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके प्रमुख कार्य निम्न होते हैं, जैसे देश के वनस्पति संसाधनों का पता लगाना और आर्थिक गुणवत्ता वाले पौधों की प्रजातियों की पहचान करना। गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पति हो तो बीएसआई रेड सूची जारी करता है तथा इनको संरक्षित करने के उपाय सुझाता है। वानस्पतिक बाग संग्रहालय एवं हर्बेरियन का रखरखाव, पौधों संबंधित परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। इसके बाद है सामाजिक वन की। इसमें है कि सामाजिक वन की क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर जनता के सहयोग से देश में हरितमा में अभिवृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामाजिक वानिकी शुरू करने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में। सामाजिक वानिकी किस पंचवर्षीय योजना का अंग बना? तो वर्ष 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 3 वर्ग में, जैसे शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो बंजर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण, विनष्ट वनों का पुनरुद्धार और सुरक्षा पेटियां बनाना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1978 में। वृक्ष पट्टा योजना क्या है? तो कम आय, छोटे एवं सीमांत किसानों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सार्वजनिक भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है। किसमें? वृक्ष पट्टा योजना में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के घटक इसमें है, जैसे खेत वानिकी। खेत वानिकी से मुफ्त या कम दाम पर पौध वितरित कर किसानों को खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करना। सामुदायिक उपयोग हो तो वन विभाग द्वारा सड़कों, नहरों, रेल लाइनों एवं सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। सामुदायिक स्थलों पर समान जनता द्वारा बंटवारे के आधार पर वृक्ष लगाना। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और घटती मांग के कारण अब यूकेलिप्टस के स्थान पर किस पौधे को सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो पोपलार को। किस वन अधिनियम के अंतर्गत वनों के समीप रहने वाले लोगों को लघु वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया? तो वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के माध्यम से। ज्वारीय वनस्पति इसमें है कि ज्वारीय वनस्पति विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 5% भारत में पाए जाते हैं। ये वन पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं। भारत में ज्वारीय वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्र में पाई जाती हैं। ज्वारीय वनस्पति उगने के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? तो ताजे और खारे जल का उचित मिश्रण एवं कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम स्तर। ज्वारीय वनों को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसके जो अन्य नाम है, कच्छ वनस्पति है, अनूप वन है, बेलांचली वन है, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर जैसे नदियों के डेल्टा बनते हैं या समुद्र किनारे। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? तो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस मध्य। आगे है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति, तो इसमें है कि एक तरफ दिए गए राज्य व संघ शासित क्षेत्र दिए गए और दूसरी तरफ जो दिया गया है कि मैंग्रोव वनस्पति स्थल दिए गया है। तो महाराष्ट्र में कहाँ है? जैसे बिक्रोली, बसई मनोरी, बैतरड़ा, श्रीवर्धन, कुंडालक्या, रेवंडाडा, मलवाड़, बेलदूर, मुम्बरादिवा, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग। उड़ीसा में चिल्का है,
भितरकनिका है, स्वर्णरेखा है, महानदी, धर्मा एवं देवी। तमिलनाडु में पुलिकट, रामनाथ, मुथुपेट, पिचावरम, काजुवेली। कर्नाटक में कारवार, कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़, होन्नावर, मंगलुरु। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, कोरिंगा। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदर डेल्टा क्षेत्र या सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। गुजरात में कहाँ है? खंबात खाड़ी में है, कच्छ खाड़ी में पाया जाता है। गोवा में गोवा का तटीय क्षेत्र। केरल केरल में बेम्बनाड, कन्नूर। अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान और पुदुचेरी में यमन क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि सुंदरी वृक्षों पौधों की बहुलता के कारण। ज्वारी वनस्पति के आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो काष्ठ, कोयला, ईंधन के लिए लकड़ियां, टैनिन। यहाँ पर जो है लिस्ट सूची दी गई है कि विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में मैंगो आवरण। तो इसमें दिए गए क्षेत्रफल और किलोमीटर में, ये जो है 2021 की रिपोर्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि जो है 2023 की रिपोर्ट आ गई है ना, कि ये हर 2 साल में आती है इसकी रिपोर्ट। तो 2023 में आई रिपोर्ट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि दिए गया है राज्य, संघीय क्षेत्र दिया गया है, मैंग्रोव आवरण दिया गया है और इसका 2019 से परिवर्तन दिया गया है। तो इसमें जो पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 2114 वर्ग किलोमीटर। गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान एवं निकोबार में तो 616 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। आंध्र प्रदेश में 405 है। महाराष्ट्र में 324 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में 259, तमिलनाडु में 45, गोवा में 27, कर्नाटक में 13, केरल में 9, दमन एवं दीव में 3, पुदुचेरी में 2, कुल 4992 वर्ग किलोमीटर। इसमें आप लोग बस इतना ही याद रखिए कहाँ पर जैसे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो 2023 की भी रिपोर्ट आई है वहाँ पर भी यही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे गुजरात है और तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन कौन से हैं? तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में, कच्छ गुजरात में, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और जामनगर गुजरात में। देश के कुल मैंग्रोव आवरण का कितना हिस्सा दक्षिण 24 परगना जिले पश्चिम बंगाल के अंदर आता है? तो 41.85%। मैंग्रोव वन का क्षेत्र विश्व के कितने देश क्षेत्र में है? तो लगभग 123 देश क्षेत्र में। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। अति सघन वन किसे कहते हैं? तो जहां वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक हो। मध्यम सघन वन किसे कहते हैं? तो जहां वृक्ष जो है वृक्ष का घनत्व जो है 40 से 70% के मध्य हो। खुले वन किसे कहते हैं? जहां वृक्ष घनत्व जो है 10 से 40% के मध्य हो। 10% से कम वृक्ष घनत्व वाले या छत्र घनत्व वाले वन भूमि को किसमें शामिल किया जाता है? झाड़ियों में किया जाता है। राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है। आगे दिए गए सूची भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण, ये जो रिपोर्ट है 2019 की है वो 2021 के, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यह है कि 2023 की रिपोर्ट आ गई है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन किस राज्य में है? तो गोवा में है, हरियाणा, पंजाब है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है। राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो अंडमान निकोबार में है, सिक्किम है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है। राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में है, पुदुचेरी में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसके बाद दिया गया है कि आईएसआर 2019 में आईएसआर की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? कर्नाटक। कितना? 1025 वर्ग किलोमीटर। आईएसआर 2019 में आईएसआर की 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई? तो मणिपुर में। कितना? 499 वर्ग किलोमीटर की
कमी आई है। इसके बाद दिए गए कि नम भूमि या आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड। तो आर्द्रभूमियां ऐसी दलदली क्षेत्र होते हैं, जल क्षेत्र होते हैं जहां वर्ष भर अथवा वर्ष के कुछ महीने जल का जमाव रहता है। ये क्षेत्र 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं। ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम एवं बहते या शांत जल हो सकते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्रभूमि से। रामसर समझौते 1971 में भारत कब शामिल हुआ, तो वर्ष 1982 में। आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है तो राष्ट्रीय आर्द्र दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987। नम भूमि को किस उपनाम से जाना जाता है, तो प्रकृति का गुर्दा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है, तो व्यक्तियों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। नम भूमि की विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पत्तियों, जंतुओं, कीटों तथा पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान होता है। अवसादों को रोककर नदियों में गाद जमाव को कम करती है, बाढ़ के प्रभाव को कम करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, पारिस्थितिक व्यवस्था बनाए रखती है, पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है। यहाँ सूची दी है कि भारत के रामसर स्थलों की सूची है। यहाँ पर दिए गया है रामसर स्थल दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, वर्ष दिए गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो पहले जो रामसर स्थल जो घोषित हुआ था, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, वर्ष इसका 1981 हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में। लोकटक झील मणिपुर 1990 में। उलर झील जम्मू कश्मीर 1990 में। हरिके झील पंजाब 1990 में। सांभर झील राजस्थान 1990 में। कांजली झील पंजाब 2002 में। रोपड़ झील पंजाब 2002 में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002 में। दीपोर बिल असम 2002 में। पोंगबाग झील हिमाचल प्रदेश 2002 में। रिरी झील लद्दाख 2002 में। अष्टमुडी वेटलैंड केरल 2002 में। सस्थमकोट्टा झील केरल 2002 में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल 2002 में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश 2002 में। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा 2002 में। पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2002 में। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002 में। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर 2005 में। सूरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर 2005 में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा 2005 में। ब्रिज घाट से नरौरा ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005 में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात 2012 में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल 2019 में। नंदुर मधुहेश्वर महाराष्ट्र 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब 2019 में। ब्यास रक्षण रिजर्व पंजाब 2019 में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब 2019 में। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 2019 में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में। काबर झील काबरताल बिहार 2020 में। लोनार झील महाराष्ट्र 2020 में। सूर सरोवर झील यानी कि कीमत झील उत्तर प्रदेश 2020 में। सोकर झील आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है लद्दाख 2020 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 2021 में। भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा 2021 में। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात 2021 में। वधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 में। खिजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात 2021 में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2021 में। इसमें जो है 49 दिए गए हैं, जबकि वर्तमान में जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो कितनी हो गई है 91 हो चुकी है वर्तमान में जून 2025 तक। तो इसमें मतलब अपडेट नहीं किया गया है, ये 2021 तक का ही दिया गया है। 2025 तक जो है 91 रामसर स्थल जो है भारत में हो गए हैं। आगे दिया गया भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है, मनुष्यारी उत्तराखंड में।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण पहले कौन कौन सी हैं? रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आगे दिए गया है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब क्या होता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन स्थलों का एक रजिस्टर है जिनकी स्थिति अत्यंत जो है खराब हो गई है या खराब हो रही है या खराब होने की संभावना हो तथा जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत हो। भारत में पहले चिल्का झील को 1993 इस रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया था, किंतु बाद में इसे सुधारों उपरांत हटा दिए गए हैं। वर्तमान में 2 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान एवं लोकटक झील केवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर भी इसमें शामिल है।